हेलो, गुड इवनिंग आप सभी को। आज से रामू सिंह जी, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग एपी सिंह हातिला जी। हाँ, क्लास चालू हो गई है। थोड़ा सा टेक्निकल ग्लिच हो जाता है कई बार, क्या थोड़ी थोड़ी समस्याएं आ जाती हैं। टेक्निकल सपोर्ट सिस्टम हमारा काम किया और समस्या का समाधान हो गया। ठीक है, तो क्लास को चालू करते हैं। जैसा कि आप लोगों को पहले से पता था कि आज से अपनी प्री की एमपीपीएससी प्री 2022 की क्लासेस चालू होने वाली हैं, जिसके तहत जैसा कि आपके साथ वादा किया गया था कि 5 बजे से लेकर के 10 बजे तक प्रतिदिन क्लासेस रहेंगी। तो अभी आज 5 बजे हुए हैं, अभी क्लास आपकी क्या होती है, प्रारंभ होती है। एक पूरा शेड्यूल, पूरा पूरा प्लान आपको आपके साथ बना करके शेयर किया गया था। उसी प्लान के अकॉर्डिंग क्लासेस चलेंगी। उस प्लान में जब भी कभी कोई आमूल-चूल परिवर्तन होगा तो आपको सूचित किया जाएगा, और वो परिवर्तन आपकी भलाई के लिए ही होगा। आपकी भलाई के लिए मतलब कि भाई कैसे उसको और बेहतर बनाया जा सके। अक्षांत ओझा जी गुड इवनिंग, प्रशांत शर्मा जी गुड इवनिंग, है ना। तो देखो, चालू करते हैं क्लास को। अभी जैसा कि आपको बताया गया था कि आज पॉलिटी की क्लास रहेगी पहले, उसके बाद आयोग की क्लास रहेगी, मेरे द्वारा ही क्लास ली जाएंगी। तो आज की क्लास में हम इस चीज पे फोकस रखेंगे कि एग्जैक्टली हमको क्या पढ़ना चाहिए, कितना पढ़ना चाहिए, कहां से पढ़ना चाहिए और कैसे पढ़ना चाहिए। दैट मीन्स स्ट्रेटजी क्या होगी। और आने वाले समय में कि भाई 15 दिन का क्लास चलेगी हमारी पॉलिटी के, 20 दिन चलेगी, तो हम क्या स्ट्रेटजी अपनाएंगे एमपीपीएससी एग्जाम के नजरिए से, इस पर आज चर्चा करेंगे। पॉइंट ये रहता है ना कि जब हम किसी होटल में खाना खाने जाते हैं, रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं, तो डायरेक्ट अपने को मेन कोर्स नहीं मिलता है दोस्त, है ना। पहले क्या मंगाते हैं अपन, पापड़ मंगाते हैं। पापड़ मतलब स्टार्टर। तो हमको क्या है, समझना जरूरी है कि हमको क्या है, कैसे चालू करना है। ठीक है, तो आप लोगों के लिए एक छोटी सी बात यहाँ पे लिखी हुई है जो आप अपने जीवन में अवश्य लागू करें। ठीक है, ये आप अपने जीवन में अवश्य लागू करें। इस बात में क्या शामिल किया गया है, हेमा जी गुड इवनिंग, हेमा जी गुड इवनिंग, रामू गुड इवनिंग, संतोष शर्मा जी गुड इवनिंग, है ना। इसमें क्या बात है कि कीप योर एनर्जी फोकस्ड ऑन योर गोल्स एंड ड्रीम्स। देखो बाबू, है ना, सिंपल से बता रहे हैं, आपको अपना लक्ष्य पता होना चाहिए, आपको अपना सपना पता होना चाहिए। जैसा कि सीधी सी बात है, हमारे मिसाइल मैन जी बोलते थे, हमारे मिसाइल मैन डॉक्टर कलाम बोलते थे कि हमको क्या करना है, खुली आंखों से सपने देखने हैं। और खुली आंखों से देखे हुए सपने ही सच होते हैं। क्यों? क्योंकि हम उनके लिए फोकस्ड रहते हैं, हम उनके लिए पूरी जी जान से मेहनत करते हैं। आपका सपना क्या है, आपका लक्ष्य क्या है भाई? सीधी सी बात है, आपका सपना, आपका लक्ष्य क्या है? एमपीपीएससी क्लियर करना है। हम सब आप सब अपने गांव से उठ करके शहरों में आए हुए हैं। ठीक है, तैयारी कर रहे हैं। बहुत सारे लोग गांव में बैठ करके तैयारी कर रहे होंगे, और आपके सपने आपके माता पिता के सपने होते हैं। उनको पूरा करने के लिए हम आए हैं, उनके सपनों को पूरा करने के लिए आए। ठीक है, तो फोकस्ड रहना है। ठीक है, पूरा 5 से 10 तक, और जो 5 महीने क्लास चलेगी उसमें पूरा फोकस्ड रहना है। अपनी एनर्जी कहीं और नहीं लगानी है, अपनी ऊर्जा कहीं और नहीं लगानी दोस्त, है ना। एपी सिंह नतालिया गुड इवनिंग, गगन प्रताप सर पूरी यूनिट कराओगे क्या यूट्यूब? अरे पूरी यूनिट नहीं, 10 की 10 पूरी यूनिट करवाई जाएंगी। साथ ही साथ इन सब की क्विज क्लासेस भी होंगी। 10 की 10 यूनिट करवाई जाएंगी, इन सब की क्विज क्लासेस भी होंगी, और इन सब की रिवीजन क्लासेस भी होंगी। इस सब का एक प्लान बनाया गया है, आपके साथ शेयर किया जा चुका है, वीडियो क्लास पड़ी हुई है, और धीरे धीरे इस प्लान में क्या किया जाएगा, सुधार किया जाएगा, ताकि आपको बेहतर लाभ प्राप्त हो सके। ठीक है, चालू करते हैं दोस्त। देखो, ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज की हम इस क्लास को इस बात पे फोकस रखेंगे कि पॉलिटी में हमको कितना पढ़ना चाहिए, कहां से पढ़ना चाहिए, प्रीवियस ईयर के क्या पैटर्न रहा है। ठीक है, पॉइंट ये होता है ना कि अगर आप लक्ष्मीकांत उठा करके पढ़ने लग जाओगे, लेकिन क्या लक्ष्मीकांत आपके काम की है? क्या लक्ष्मीकांत आपके काम की है? एग्जाम के पर्सपेक्टिव से कितना महत्व रखती है वो, प्री के एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। तो हमको इन चीजों को समझने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है कि क्या डेप्थनेस रहती है एग्जाम की। ठीक है, तो देखो, ये जो बेसिक बातें हैं आपको पहले से पता है। जो मेरे छोटे भाई बहन जो एकदम नए होंगे, जो पहली बार तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए बता देता हूं। आप में से कुछ लोग क्या है, कुछ महीने कुछ साल से तैयारी कर रहे होंगे हो सकता है, तो उनके लिए ये क्या है, जानकारी पहले से होगी उनके पास। ठीक है, कि देखो, जो पूरा एमपीपीएससी का एग्जाम होता है, एमपीपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम, जिसकी हम तैयारी कर रहे हैं, आप तैयारी कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, तो एमपीपीएससी का जो सिविल सर्विसेज एग्जाम होता है, उसके 3 स्टेज होती हैं। उसकी क्या होती हैं? 3 स्टेज होती हैं। ठीक है, पहला क्या होता है आपका, प्री का एग्जाम होता है। दूसरा क्या होता है, मेंस का एग्जाम होता है। तीसरा क्या होता है, इंटरव्यू लेवल होता है। ठीक है, तो ये वही लिखा हुआ है आपका। और इसमें जो आपका प्री का एग्जाम होता है, इसमें 2 पेपर होते हैं। प्री के एग्जाम में 2 पेपर होते हैं। प्री के एग्जाम में पहला पेपर क्या होता है आपका, सामान्य अध्ययन का 2 घंटे का, 200 प्रश्न, 200 अंक रहेगा। और दूसरा क्या होता है आपका, सामान्य अभिरुचि का पेपर होता है, जिसमें भी क्या होते हैं, 2 घंटे मिलते हैं, और वो भी क्या होता है आपका, 200 अंक का होता है। ठीक है, ये बेसिक बातें थी। अब देखो, ये चीज बहुत ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ये चीज आपके लिए क्या है, असली खजाना है। नीलिमा जी प्रणाम 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 बेटा, है ना।
सबसे पहले हमको ये समझना आवश्यक है कि हमारा जो 6th यूनिट है, 6th यूनिट में 2 पॉइंट आते हैं, 6th यूनिट में 2 पोर्शन आते हैं। एक क्या आता है आपका पॉलिटी वाला पोर्शन आता है, दूसरा कौन सा आता है आपका इको वाला पोर्शन आता है, जिसको क्या बोलते हैं हम इकोनॉमिक्स बोलते हैं। ठीक है, अभी चूंकि हमारी पॉलिटी की क्लास है तो हम उस पर फोकस्ड रहेंगे, उस पर चर्चा करेंगे। जब पॉलिटी कवर हो जाएगा तो इको की बात करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम बात करें मोटा मोटा पॉलिटी से कितने क्वेश्चन आते हैं, अगर मैं मोटा मोटा आपसे बात करूं कि पॉलिटी से एग्जाम में कितने क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, तो 2021 में 15 क्वेश्चन आए हुए थे। 2020 में उसके पहले कितने क्वेश्चन आए, 16 क्वेश्चन आए थे। 2019 में 18 क्वेश्चन आए थे। ठीक है, अभी यहां तक की ही बात करो, आगे भी बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, बट हम उस पोर्शन पे नहीं जाते हैं। ठीक है, हम उस पोर्शन पे नहीं जाते हैं। तो अभी के लिए मोटा मोटा क्या हो गया कि 15 क्वेश्चन, 16 क्वेश्चन, 18 क्वेश्चन। इसको मैं आपके नजरिए से बोलूं तो, इसको मैं आपके नजरिए से बोलूं तो क्या होता है कि भाई 15 से लेकर के 17%, आपके टोटल पेपर का 15 से लेकर के 17% का वेटेज सिर्फ कहां से कवर होता है, पॉलिटी से कवर होता है दोस्त। कहां से कवर होता है, पॉलिटी से कवर होता है। मतलब पॉलिटी एक बड़ा महत्व रखती है, पॉलिटी एक बड़ा रोल प्ले करती है आपके एग्जाम में। ठीक है, फर्स्ट पेपर में। अब जैसा कि मैंने कहा कि हम क्या करेंगे, आज पहले सिर्फ स्टार्टर है, चीजों को समझेंगे। चीजों को समझना इसलिए आवश्यक है कि भाई अगर आपको नहीं पता है, प्लानिंग आप नहीं कर रहे हैं, ठीक है, आप सीधे आए, उठे और बैठ के पढ़ना चालू कर दिए, कोई प्लानिंग नहीं की आपने। तो अगर आप प्लानिंग नहीं करेंगे, एक प्रॉपर स्ट्रेटजी नहीं बनाएंगे कि हमको कैसे पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कहां से पढ़ना है, कब तक में खत्म करना है, तो समस्या हो जाएगी, हम रास्ते से भटक जाएंगे। और मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि आप मेरे साथ रास्ते से भटक जाएं। ठीक है, हम क्योंकि हमको क्या है, सिलेबस कवर करना है अच्छे तरीके से। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि सिलेबस क्या है, सबसे पहले हम ये समझते हैं कि सिलेबस क्या है। ठीक है, तो सिलेबस में सबसे पहला जो पॉइंट आपका दिया हुआ है वो दिया है कि भारतीय शासन अधिनियम 1919 एवं 1935। अब देखो यहां पे एक समस्या है, यहां पे क्या है, एक समस्या है। ठीक है, जो मैं आपको कहां समझाऊंगा, सिलेबस की डिकोडिंग में समझाऊंगा। इस सिलेबस को जब मैं और क्या करूंगा, तोड़ूंगा और विस्तार दूंगा कि इसके अंदर कौन कौन सी बातें छुपी हुई हैं इस एक लाइन में, जहां से डायरेक्टली प्रश्न आते हैं, जहां से डायरेक्टली प्रश्न आए हुए हैं। ठीक है, क्योंकि इनने तो क्या लिख के दे दिया, सिर्फ 1919 और 1935 का भारत शासन अधिनियम लिख के दे दिया। इनने तो कोई चार्टर एक्ट की बात ही नहीं की, इनने 1893 के चार्टर एक्ट की बात नहीं की, 1857 के एक्ट की बात नहीं की, इनने 47 के एक्ट की बात नहीं की, लेकिन क्वेश्चन तो वहां से भी आते हैं। ठीक है, तो अभी हम इसको सिलेबस के डिकोडिंग में समझेंगे। दूसरा क्या है आपका, संविधान सभा। दूसरा क्या होती है आपका, संविधान सभा। रामू सिंह सुबह भी क्लास लगती है सर, सुबह मेंस की क्लास रहती है, अभी सुबह मेंस की क्लास रहती है। आने वाले समय में लगभग 10 दिन बाद क्या होगा, सुबह प्री और मेंस दोनों की भी क्लास रहा करेगी। शाम का जो आपका टाइम है वो तो रहेगा ही, लेकिन सुबह भी फिर प्री की क्लास रखेंगे। ठीक है, उसका आपका शेड्यूल बना के देंगे। दूसरा सिलेबस में पॉइंट दिया हुआ है संविधान सभा। संविधान सभा के तहत क्या क्या बातें आती है कि संविधान सभा किस चीज के लिए बनाई गई, समितियां क्या थी, उसके उद्देश्य क्या थे, उसने कितना काम किया। पिछली बार के 2021 के प्री में ही डायरेक्टली कहां से क्वेश्चन आया हुआ था, संविधान सभा से क्वेश्चन आया हुआ था। कौन सा क्वेश्चन था, अभी हम चर्चा करते हैं उस पर। ठीक है, इसके बाद आता है आपका संघीय कार्यपालिका, राष्ट्रपति एवं संसद। संघीय कार्यपालिका, तो कार्यपालिका सामान्य सा अभी के समझने के लिए समझ लो, कार्यपालिका क्या होती है। तो कार्यपालिका मतलब जो क्या करते हैं, मंत्री परिषद होता है। ठीक है, जो मंत्री परिषद होता है, जो क्या करते हैं, व्यवस्थाओं के संचालन को ध्यान देते हैं, पूरा संसद द्वारा बनाए गए कानूनों को इंप्लीमेंट करते हैं, वो लोग होते हैं कौन, कार्यपालिका वाले। जिसमें क्या आ जाता है आपका पूरा कैबिनेट आ जाता है, जिसमें पूरा क्या है, मंत्रिमंडल और मंत्री परिषद आ जाता है। बात स्पष्ट है। इसके अलावा उसी में क्या आ जाता है, राष्ट्रपति, और फिर उसी में क्या आ जाता है इसके अलावा, संसद, या उसको क्या बोलते हैं, विधायिका बोलते हैं। तो संसद के 2 हिस्से हो जाते हैं, राज्यसभा और लोकसभा, उच्च सदन और निम्न सदन। लोकसभा को क्या बोलते हैं, निम्न सदन बोलते हैं, राज्यसभा को क्या बोलते हैं, उच्च सदन बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है नागरिकों के मौलिक अधिकार। अगला जो महत्वपूर्ण पॉइंट दिया है इसमें वो क्या है, नागरिकों के मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार से सीधे प्रश्न आते हैं, मौलिक अधिकार से सीधे प्रश्न आते हैं। जैसे उदाहरण के लिए बात कर लूं, ठीक है, ये प्रश्न आया नहीं है, दूसरे प्रश्न आते हैं। जैसे उदाहरण के लिए मैं बात कर लूं, भाई महिला आरक्षण कहां दिया हुआ है। आप में से इतने लोग बैठे हुए अभी क्लास में, बताइए संविधान में महिला आरक्षण की चर्चा कहां की गई है, कौन सा अनुच्छेद में। संविधान में, जैसे हमारे देश में 33% महिला आरक्षण है सामान्य तौर पर अलग अलग चीजों में, तो ये जो महिला आरक्षण का सिद्धांत है या महिला आरक्षण संबंधी जो बात की गई है, संविधान के किस अनुच्छेद में की गई है। ठीक है, जो क्लास में अभी लाइव में महिलाएं बैठी हुई हैं, बताइए भाई,
आपको लाभ मिल रहा है लेकिन संविधान के किस अनुच्छेद के तहत, ठीक है। तो ये आपका क्या आ जाता है, नागरिकों के मौलिक अधिकार आ जाते हैं। ऐसे ही क्या आ जाते हैं, मौलिक कर्तव्य आ जाते हैं। ऐसे ही क्या आ जाते हैं, आपके मौलिक कर्तव्य आ जाते हैं, ठीक है। महिला आरक्षण कहां दिया हुआ है, अनुच्छेद 16(3) में दिया हुआ है, ठीक है। अनुच्छेद 16 सब क्लॉज 3 में दिया हुआ है, ठीक है। इसकी चर्चा करेंगे। एवं राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, जिसमें क्या आ जाता है आपका डीपीएसपी वाला पोर्शन आ जाता है। कि डीपीएसपी में अगर मैं बात करता हूं आपसे कि अनुच्छेद 39 है, तो अनुच्छेद 39 के अनुच्छेद 39 घ में, ठीक है, जैसे उदाहरण की बात कर लें भाई, अनुच्छेद 39 घ में क्या दिया हुआ है, समान कार्य के लिए समान वेतन, समान कार्य के लिए समान वेतन दिया हुआ है। तो जो समान कार्य के लिए समान वेतन दिया गया है, उसको इंप्लीमेंट करने के लिए, उसको लागू करने के लिए कौन सा कानून लाया गया। तो इस प्रकार से चीजों को हमको क्या करना है, पढ़ना है। इस प्रकार से हमको चीजों के डायमेंशन देखने हैं। अब ये जो पॉइंट थे, ठीक है, अब अभी सिलेबस का एक पोर्शन हमने डिस्कस किया। सिलेबस के इस पोर्शन से किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, सिलेबस के इस पोर्शन से किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, अगर मैं आपसे चर्चा करूं तो अगर यहां पे देखेंगे, जैसे 2022 में क्वेश्चन आया, 2021 में, ठीक है, 2021 के प्री में क्वेश्चन आया, 2021 के प्री में क्वेश्चन आया। क्या क्वेश्चन आता है कि भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत प्रस्तावित संघीय प्रणाली किस प्रकार की थी। भाई आप 1935 के जब 1935 के भारत शासन अधिनियम को जब पढ़ते हैं, तो वहां पे बहुत सारे क्या निकल करके आते हैं, उसके प्रावधान निकल करके आते हैं। उन प्रावधानों में एक प्रावधान क्या था कि हम क्या करेंगे, भारत संघ का निर्माण करेंगे। किसका निर्माण करेंगे, भारत संघ का निर्माण करेंगे। भारत संघ का निर्माण कैसे होगा, देखो इसमें क्या किया गया था, भारत संघ के निर्माण की बात कही गई थी। और भारत संघ का निर्माण कैसे होगा, तो ब्रिटिश प्रांतों और देसी रियासतों, देसी रियासत मतलब जो हमारे यहाँ के राज्य रजवाड़े थे ना, तो देसी रियासतों और ब्रिटिश प्रांत को मिलाकर के क्या किया जाएगा, टोटल क्या किया जाएगा, निर्माण किया जाएगा, किसका, भारत संघ का। तो ये इस प्रकार का प्रश्न आपको कहां देखने को मिलेगा, एग्जाम में, ठीक है, जो पिछली बार आया हुआ था। इसके अलावा क्या आ जाता है आपका, जैसे 2021 में ही आया कि भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत विधायिका का अंतिम निर्वाचन किस वर्ष किया गया था। आपको समझ में आ रहा है कि 1919 का अधिनियम, 1935 का अधिनियम, उसके पहले के अधिनियम और 1947 का अधिनियम कितना ज्यादा महत्व रखते हैं आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से, ठीक है। तो 2021 में क्या क्वेश्चन है कि भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत विधायिका का अंतिम निर्वाचन किस वर्ष किया गया था, ठीक है। ऐसे ही एक क्वेश्चन आया आपका 2021 में कि जवाहरलाल नेहरू जी ने भारत की संविधान सभा की किस बैठक में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। बात स्पष्ट है कि जवाहरलाल नेहरू जी ने भारत जो संविधान सभा की बैठक होती थी, उसमें से किस बैठक में इस प्रस्ताव को प्रस्तुत किया था, उद्देश्य प्रस्ताव को प्रस्तुत किया था। तो बात समझ में आ रही, जैसे कि हम बोलते हैं कि ये जो वाला प्रस्ताव, ये वाला जो आपका क्वेश्चन आया, वो कहां से आया, संविधान सभा से आया, जो आपके सिलेबस में दिया हुआ है। ये वाला क्वेश्चन कहां से आया दोस्त, संविधान सभा से, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन कहां से आ जाता है और ये वाला क्वेश्चन कहां से आ जाता है, तो ये कहां से आता है, संविधान निर्माण का जो इतिहास है, संविधान के निर्माण का जो इतिहास है, वहां से ये दोनों क्वेश्चन आ गए। संविधान निर्माण का जो इतिहास है, वहां से दोनों क्वेश्चन आ गए। बात स्पष्ट है। तो जो पहला पॉइंट दिया हुआ था, वहां से दो क्वेश्चन आपको 21 में दिख गए। जो आपका तीसरा पॉइंट दिया हुआ था, उसमें संविधान सभा वाला, वहां से भी क्वेश्चन दिख गया। तो क्वेश्चन के नेचर को समझना हमको क्या है, बहुत ज्यादा आवश्यक है, ठीक है। सिलेबस के अगले हिस्से में चलते हैं हम, सिलेबस के अगले हिस्से में चलते हैं। आ जाओ, है ना। इसमें क्या आता है सिलेबस के अगले हिस्से में कि संवैधानिक संशोधन, सीधी सीधी सी बात है भाई, है ना, सीधी सीधी सी बात है कि अभी तक संविधान में क्या हो चुके हैं, 105 106 संशोधन हो चुके हैं। तो ये जो पूरी संशोधन हुए, इनमें से सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण संशोधन जो है, उनसे संबंधित हमको प्रश्न आते हैं, ठीक है, उनसे संबंधित प्रश्न हमको आते ही रहते हैं। जैसे मैं उदाहरण के लिए बात कर लूं, जैसे मैं उदाहरण की बात कर लूं कि भाई आपका क्या है, ओबीसी आयोग का गठन किस संविधान संशोधन के तहत किया गया, ओबीसी आयोग का गठन किस संविधान संशोधन के तहत किया गया, ईडब्ल्यूएस आरक्षण किस संशोधन के तहत प्रोवाइड किया गया, ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण किस संविधान संशोधन के तहत दिया गया, ईडब्ल्यूएस को जो आरक्षण दिया गया है, उसका मेंशन किस अनुच्छेद में है। कि भाई जैसे बात करते हैं ना, ईडब्ल्यूएस को जो आरक्षण दिया गया है, ईडब्ल्यूएस को जो आरक्षण दिया गया है, वो संविधान के अनुच्छेद 15(3) में दिया हुआ है, और सॉरी 15(6) में दिया हुआ है और 16(6) में दिया हुआ है। बात स्पष्ट है, 15(6) और 16(6) में दिया हुआ है। 15(6) में क्या दिया हुआ है, ईडब्ल्यूएस को शैक्षणिक आरक्षण, ईडब्ल्यूएस को शिक्षण संस्थानों में आरक्षण दिया हुआ है। कहां दिया हुआ है वो, 15(6) में। और 16(6) में क्या दिया हुआ है, ईडब्ल्यूएस को नौकरी में आरक्षण दिया हुआ है। और ये जो 15(6) और 16(6) अनुच्छेद जोड़े गए संविधान में,
वो किसके तहत जोड़े गए? संविधान संशोधन की बात कर रहा हूं मैं। किसके तहत जोड़े गए? तो 103वें संविधान संशोधन के तहत जोड़े गए। तो इस तरीके से क्या करना है, अपने को चीजों को याद रखना है। इस तरीके से अपने को क्या है, कनेक्टिविटी बैठानी है। जैसे जैसे हमारी क्लास आगे बढ़ती जाएगी वैसे वैसे क्या है, क्लास का मजा बढ़ता जाएगा। क्यों? क्योंकि एग्जैक्टली इसी तरीके से अपन क्या है, कनेक्टिविटी बैठा करके पढ़ेंगे कि भाई अनुच्छेद भी पढ़ो, संशोधन भी पढ़ो और उसका इंपैक्ट भी पढ़ लो भाई, कि और क्या चीजें उससे संबंधित है। बात स्पष्ट है? तो हमको क्या करना पड़ेगा, संविधान संशोधन देखने पड़ेंगे। हम बोलते हैं कि भाई लघु संविधान किसको बोलते हैं, तो 42वें संविधान संशोधन को बोलते हैं। तो फिर हमको यह देखना पड़ेगा कि 42वें संविधान संशोधन से क्या क्या संशोधन किए गए महत्वपूर्ण, जो हमारे किसके लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं, हमारे प्री के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है आपका इसमें सर्वोच्च न्यायालय में न्यायिक व्यवस्था। तो पूरी इसकी न्यायिक व्यवस्था आ जाती है, पूरी क्या आ जाती है, न्यायिक व्यवस्था आ जाती है, या जुडिशियल सिस्टम आ जाता है हमारा। क्या है जुडिशियल सिस्टम। हमारे क्या है, शासन के 3 अंग होते हैं। हमारे शासन के 3 अंग होते हैं। एक क्या होता है, कार्यपालिका, दूसरा होता है विधायिका और तीसरा होता है न्यायपालिका। तो न्यायपालिका में जो पूरी व्यवस्था होती है वो किस प्रकार की होती है, इस प्रकार की होती है कि सबसे ऊपर कौन होता है, सुप्रीम कोर्ट होता है। बीच में कौन होता है, उसके नीचे कौन होता है, हाई कोर्ट होता है। और उसके नीचे कौन होता है, सब ऑर्डिनेट कोर्ट होते हैं। ठीक है, या लोअर कोर्ट बोलते हैं उनको, क्या बोलते हैं, लोअर कोर्ट। जैसे स्थानीय न्यायालय, स्थानीय न्यायालय जैसे आपका क्या होगा, जिला न्यायालय हो गया। ठीक है, आपका क्या होगा, जिला एवं सत्र न्यायालय हो गया। तो इस प्रकार के पूरे व्यवस्था। ठीक है, इसके संबंध में अभिलेख न्यायालय का वर्णन कहां मिलता है, प्राथमिक न्यायालय क्षेत्राधिकार क्या होता है, इसके संबंध में पूरे क्वेश्चन आए हुए हैं। मैं आपको अभी दिखाता हूं वो क्वेश्चन, है ना। ये पूरा क्या था आपका, यहां तक का पॉलिटी का पोर्शन था। ये पूरा यहां तक का क्या था आपका, पॉलिटी का पोर्शन था। ठीक है, और जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो यूनिट 6 है वो पॉलिटी से भी डील करती है और इकोनॉमी से भी डील करती है। तो यहां तक का पोर्शन कहां कहां का हो गया आपका, पूरा पॉलिटी तक का हो गया। इसके नीचे जो भी दिया हुआ है वो किसका पोर्शन है, इकोनॉमी का पोर्शन है। क्या क्या इकोनॉमी में दिया हुआ है कि भारतीय अर्थव्यवस्था। तो भारतीय अर्थव्यवस्था में फिर हमको यह समझना पड़ेगा कि भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति क्या है। जैसे उदाहरण की बात करते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था को किस वर्ष तक में $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने का लक्ष्य रखा गया है। पता है आप में से किसी को, बताइए। $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बना दिया जाएगा भारतीय अर्थव्यवस्था को किस वर्ष तक में। इस प्रकार से क्वेश्चन आपको आ सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या है, हमको चीजों को कवर करना पड़ेगा। तो भारतीय अर्थव्यवस्था, औद्योगिक विकास, भारतीय अर्थव्यवस्था हो गई। ठीक है, इसी में क्या आता है आपका, औद्योगिक विकास आ जाता है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हमारे देश में जितना भी हुआ। जैसे उदाहरण की बात करते हैं, जैसे उदाहरण की बात कर लें कि भाई हमारे यहाँ पे क्या चलता है, भिलाई संयंत्र चलता है, भिलाई इस्पात संयंत्र हो गया। ठीक है, या अन्य चीजें हो गई। तो ये कब स्थापित किए गए और किसकी मदद से स्थापित किए गए, कब स्थापित किए गए और किसकी मदद से स्थापित किए, कौन से देश की मदद से, कोई जर्मनी हो गया, कोई रूस हो गया, कोई यूके हो गया, कोई अमेरिका हो गया। तो इन सब चीजों को क्या करना है, कवर करना रहेगा। इसके अलावा आपका क्या आ जाता है, वित्तीय संस्थान आ जाते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। क्या है उसके तहत वित्तीय संस्थानों में, तो जैसे आपका आरबीआई हो गया। आरबीआई में क्या प्रश्न बनते हैं, आरबीआई कब स्थापित हुआ, आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ, आरबीआई किस अधिनियम के तहत स्थापित किया गया, आरबीआई की गैर अनुसूचित बैंक कौन से होते हैं, आरबीआई जब स्थापित किया गया तब उसके अध्यक्ष कौन थे, जैसे सीडी देशमुख हो गए। ठीक है, आरबीआई का जब राष्ट्रीयकरण किया गया तब उसके अध्यक्ष कौन थे। बात स्पष्ट है। ठीक है, इसके अलावा जैसे क्या आ जाता है, राष्ट्रीयकृत बैंक क्या होते हैं, तो राष्ट्रीयकृत बैंक कितने हैं हमारे देश में, नेशनल बैंक कितने हैं हमारे देश में, नेशनल बैंक अभी कितने हैं। ठीक है, नेशनल बैंक आपको कितने मिल जाएंगे, 12 के आसपास, है ना। 12 नेशनल बैंक अभी, क्योंकि सरकार क्या कर रही है, मर्जर कर रही है। तो किस बैंक का किस बैंक से के साथ क्या किया गया, विलय किया गया। ठीक है, हमको ये सब यहां पढ़ना रहेगा, किस बैंक का किस बैंक के साथ विलय किया गया। ये भी क्या है हमारे लिए महत्वपूर्ण है, इसको भी हम क्या करेंगे, अपनी क्लासेस में शामिल करेंगे। ठीक है, तो राष्ट्रीयकृत बैंक हो गया, सेबी हो गया, एनएसई हो गया। सेबी मतलब क्या होता है आपका, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो कि 1982 में स्थापित किया गया। ठीक है, ये किस चीज, 1992 में स्थापित किया गया। ये किस चीज के लिए है आपका, 1992 में स्थापित हुआ, वो किस चीज के लिए है, तो भाई आपका जो शेयर मार्केट रहता है उसको रेगुलेट करने के लिए, उसके नियमन के लिए। ठीक है, ऐसे ही क्या आ जाता है आपका, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज आ जाता है, एनएसई। ठीक है, इसी के साथ क्या आ जाता है, यहीं पर क्या आता है आपका, बीएसई आ जाता है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, इसी के साथ क्या आ जाता है, इसमें हाउसिंग सेक्टर का स्टॉक एक्सचेंज, किसका आ जाता है, हाउसिंग सेक्टर का स्टॉक एक्सचेंज।
यहां से क्या होते हैं आपके प्रश्न निकल करके कभी कभी आते हैं, ठीक है। और इसके अलावा क्या होता है आपका गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थान, एनबीएफसी, मतलब ऐसे संस्थान जो बैंक नहीं है, ऐसे संस्थान जो बैंक नहीं है लेकिन बैंक जैसा कुछ ना कुछ काम करते हैं। जैसे आपको याद है एक टाइम पे चलता था, टीवी पे खूब आता था, ये क्या होता था, वो अक्षय कुमार आता था ना, अक्षय कुमार आता था, मुथूट फाइनेंस फाइनेंस वाला है ना, वो क्या करता था, बोलता था कि आप सोना दीजिए और पैसा लेकर के जाइए, है ना, सोना हमको दीजिए अपना और हमसे पैसा लेकर के जाइए। तो ये सोना हमको दीजिए, हमसे पैसा लेकर के जाइए, ये जो काम कर रहे हैं लोग, ये किसके तहत आता है, एनबीएफसी के तहत आता है। किसके तहत आता है, एनबीएफसी के तहत। भयंकर सोना बेचा था अक्षय कुमार ने, इसी कारण आजकल उसकी हर महीने फिल्म आ जाती है ना। अब देखो, हम बात करते हैं कि जैसे यहाँ के वो जो पॉलिटी वाला पीछे वाला पोर्शन था हमारा, इसमें से कौन कौन से क्वेश्चन आए पिछले वर्षों में, पॉलिटी वाला जो पोर्शन हमने अभी डिस्कस किया, उसमें से कौन कौन से क्वेश्चन आए पिछले वर्षों में, ठीक है। जैसे कि हम भारत के लोग शब्दों का भारतीय संविधान में प्रयोग किया गया है, ठीक है। तो अब प्रश्न आ कि भाई हम भारत के लोग शब्दों का प्रयोग कहाँ किया गया है, तो भारतीय संविधान में किया गया है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किया गया है। अब यहां से प्रश्न निकलते हैं, अब यहां से प्रश्न निकलते हैं, ठीक है। क्या प्रश्न निकलते हैं, देखो आपको प्रस्तावना अभी मैं पढ़ाऊंगा, कल से हमारा संविधान वाला पोर्शन चालू हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे आप प्रस्तावना पढ़ते हो तो प्रस्तावना में आपको यह पढ़ना होगा कि भाई प्रस्तावना में कितने शब्द रखे गए हैं, ठीक है। जैसे लोकतंत्र है, पंथ निरपेक्ष है, आपका गणराज्य है, धर्म वो आ जाता है, आपका बंधुत्व आ जाता है, न्याय आ जाता है, समानता आ जाती है। इस प्रकार के कितने शब्द रखे गए हैं, इनका सीक्वेंस क्या है, कितने प्रकार की स्वतंत्रताओं की बात की गई है, कितने प्रकार के न्याय की बात की गई है, कितने प्रकार की समानता की बात की गई है, ठीक है। जैसे 2 समानता हो गया, 3 न्याय हो गया, 5 स्वतंत्रताएं हो गई, ठीक है। तो इस प्रकार की बातें क्या है उसके तहत की गई है। तो ये प्रस्तावना वाला पोर्शन आ जाता है। प्रस्तावना में संशोधन कब किया गया, ठीक है, प्रस्तावना में के संशोधन जब किया गया तो किस वर्ष किया गया और उसमें क्या क्या शब्द जोड़े गए, ठीक है, ये सब बातें। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन के द्वारा लाया गया, जस्ट मैंने आपसे बात की है, ये क्वेश्चन आपका पूछा गया, ठीक है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि भाई भारतीय संविधान में इसके तहत क्या है, समाजवादी शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, किस संशोधन द्वारा लाया गया था, ठीक है। अब इसमें क्या आ जाता है फिर, प्रमुख अनुच्छेद कौन कौन से हैं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे 2019 में पूछा गया कि जो कैग होता है आपका, जो कैग होता है उसके कार्य कहां दिए गए हैं, जो कैग होता है केंद्रीय सतर्कता आयुक्त होता है आपका, उस आपका उसमें कैग वाला जो आता है, सेंट्रल ऑडिटर वाला जो आ जाता है, उसमें उसका कार्य कहां पे दिया हुआ है, तो जैसे 149 में दिया हुआ है, उसकी स्थापना कहां दी हुई है, 148 में दी हुई है, उसका उसका लेखा कहां दिया हुआ है, 151 में दिया हुआ है, ठीक है। तो इस प्रकार की बातें उसके तहत आपके अनुच्छेद के तहत आ जाती हैं, ठीक है। और ऐसे हर चीज के अनुच्छेद आपके लगातार पूछे जाते रहे आपके एग्जाम में, ठीक। इसके बाद आता है प्रमुख भाग, कि भाई संविधान में जितने भी भाग दिए हुए हैं उन सब भागों के तहत कौन कौन से आर्टिकल का वो दिया हुआ है, बंडल दिया हुआ है। कि जैसे बात करते हैं पहला अनुच्छेद, पहला भाग आ जाता है, उसमें क्या दिया है, सामान्य परिचय के तौर पर यह बातें आ जाती हैं, ठीक है। भाई यूनियन या संघ दिया हुआ है उस पर। उसके बाद जो दूसरा भाग आता है उसमें क्या दिया हुआ है, सिटीजनशिप दिया हुआ है। तीसरा भाग आता है उसमें क्या दिया हुआ है, आपका फंडामेंटल राइट्स दिए हुए हैं। चौथे भाग में आपका क्या दिया हुआ है, डीपीएसपी दिया हुआ है। तो इस प्रकार से चीजों को क्या करना है, पढ़ना है। जब फंडामेंटल राइट पढ़ेंगे आप तो उसमें देखना पड़ेगा कि कितने कहां से लेकर के कहां तक अनुच्छेद दिए हुए हैं, ठीक है। तो इन सब चीजों को क्या करना पड़ेगा, अपने को पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद आता है सिलेबस के संबंध में चर्चा में कि भाई क्या क्या पॉइंट उसके तहत अंदर और आ जाते हैं, ठीक है, क्या क्या पॉइंट उसके तहत अंदर और आ जाते हैं। तो देखो पहला जो पॉइंट लिखा हुआ था सिलेबस में, अब हम क्या है सिलेबस को विस्तार दे रहे हैं। अब हम क्या कर रहे हैं, सिलेबस को विस्तार दे रहे हैं। सिलेबस को विस्तार देने का मतलब क्या है कि हमको यह समझना है कि उनने जो एक लाइन लिख के दी हुई है, एक लाइन कौन सी, भारतीय शासन अधिनियम 1919 एवं 1935 संविधान सभा। तो ये जो एक लाइन लिख के दी हुई है, इस एक लाइन के तहत अंदर और कौन कौन सी बातें हैं, अंदर और क्या क्या चीजें आती हैं उसके तहत, किन किन चीजों को और उसके तहत किन किन पॉइंट्स को और उसके तहत समाहित किया जा सकता है, ठीक है। जो उसमें लिखी नहीं गई हैं बट एग्जाम में पूछी जाती हैं, बराबर पूछी जाती हैं। जैसे कि भारतीय संविधान का ऐतिहासिक विकास, भारतीय संविधान का ऐतिहासिक विकास। अब देखो जब आप बात करते हैं भारतीय संविधान के ऐतिहासिक विकास की, तो हम इसको क्या करते हैं, जनरली दो हिस्सों में तोड़ते हैं। हम इसको क्या करते हैं, दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं। एक हिस्सा क्या होता है, एक हिस्सा क्या होता है ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत,
या ब्रिटिश कंपनी के अंतर्गत, ठीक है। सबसे पहला हिस्सा तो बना लो कि ब्रिटिश कंपनी के तहत विकास, ब्रिटिश कंपनी के तहत विकास। ब्रिटिश कंपनी मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश कंपनी मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी, उसके तहत कैसे विकास हुआ। और दूसरा आ जाता है आपका ब्रिटिश ब्रिटिश क्राउन के तहत, ब्रिटिश क्राउन या ब्रिटिश संसद भी बोलते हैं कई बार उसको, ब्रिटिश क्राउन भी बोल सकते हैं या ब्रिटिश संसद भी बोल सकते हैं। तो पहले क्या किया जाता था, अब ये प्रक्रिया हो कब तक रही थी, ठीक है। तो ब्रिटिश कंपनी वाला प्रक्रिया कब तक चल रही थी, ब्रिटिश कंपनी वाली प्रक्रिया कब तक चली थी, 1773 से लेकर के 1857 तक। कब तक चली ये प्रक्रिया, 1773 से लेकर के 1857 तक। किसने शासन किया भारत में, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने शासन किया। जबकि 1857 से लेकर के 1857 से लेकर के आपका कब तक, 1947 तक। कब तक, 1947 तक किसने शासन किया, यहां पर ब्रिटिश संसद ने शासन किया अथवा ब्रिटिश राज परिवार ने शासन किया यहां पर। बात स्पष्ट है, ठीक है। तो ये क्या हो जाता है, अब हम इसको देख रहे हैं भाई, ब्रिटिश भारतीय संविधान के हमने ऐतिहासिक विकास की बात करी। अब ऐतिहासिक विकास को हमने दो हिस्सों में तोड़ लिया। अब ये जो हमने दो हिस्सों में तोड़ा, इसमें क्या हो जाती है, बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। जैसे क्या है बहुत सारी चीजों में, जैसे क्या है आपका बहुत सारी चीजों में, तो भाई आपका क्या हो जाएगा, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के तहत शासन हुआ उसमें क्या आ जाएगा, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर के 1781, ठीक है। इसको ऐसे समझो, 1773 का आपका अधिनियम हो गया रेगुलेटिंग एक्ट। फिर क्या हो जाएगा आपका 1781 का हो जाएगा एक्ट ऑफ सेटलमेंट। ये मैं आपको अभी सब पढ़ाऊंगा, अभी सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूं, ये सब मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। अभी मैं समझाने के लिए आपको बता रहा हूं कि इसमें सबसे पहले क्या आ जाता है, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आ जाता है। उसके बाद 1781 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट आता है, ठीक है। ये क्या आता है, एक्ट ऑफ सेटलमेंट आ जाता है, ठीक है। फिर 1784 का क्या आ जाएगा आपका, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट आता है। क्या आता है, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट आ जाता है। और ये प्रक्रिया लगातार चलती रहती है, बाद में चार्टर एक्ट आना चालू हो जाएंगे। और ये प्रक्रिया लगातार चलती रहती है, कब तक चलती रहेगी, 1857 तक चलती रहेगी। कब तक चलती रहेगी, 1857 तक, जिसमें आपका 1813 का एक्ट आ जाएगा, 1833 का भी एक्ट आ जाएगा, ठीक है। कि भाई 1813 के एक्ट से क्या प्रावधान किए गए, 33 के एक्ट से क्या प्रावधान किए गए, ये सब चीजें उसके तहत क्या है, शामिल की जाती हैं, उसके तहत क्या है, आ जाती हैं, ठीक है। और जब यह कहानी क्या हो जाएगी, 1857 तक पहुंचेगी, तो 1857 में क्या हो जाएगा, आपका क्रांति हो जाएगी। कौन सी क्रांति, 1857 की क्रांति। 1857 की क्रांति को कुछ लोग क्या कहते हैं कि ये क्या थी, स्वतंत्र भारत के लिए लोगों, यहाँ के लोगों द्वारा की गई क्रांति थी। जबकि कुछ लोग क्या बोलते थे, एक तरीके से उसको विद्रोह बोलते हैं। विद्रोह मतलब, विद्रोह का मतलब क्या होता है, सत्ता के विरुद्ध किया गया जो वो होता है, क्रांति होती है, उसको विद्रोह कहा जाता है। हम हमारे नजरिए में उसको क्या है, क्रांति के रूप में जानते हैं, रिवॉल्यूशन के रूप में जानते हैं। जबकि ब्रिटिश इतिहासकार उसको क्या कहते हैं, राज परिवार के विरुद्ध किया गया विद्रोह कहते हैं, ठीक है। तो हम इस सब चीजों को समझेंगे बाद में। इसके अलावा क्या आता है, संविधान सभा की स्थापना आ जाती है। संविधान सभा की स्थापना कैबिनेट मिशन प्लान के तहत की गई। कैसे की गई, उसमें प्रारंभ में कितने सदस्य थे, विभाजन के पश्चात कितने सदस्य बचे। भाई विभाजन के पश्चात 47 में विभाजन हो जाएगा तो कितने सदस्य बचे, मुस्लिम लीग के सदस्य उससे बाहर हो गए तो कितने सदस्य बचे, तो कितने सदस्य बचे, ठीक है। संविधान सभा का गठन हो गया पूरा, उसी की चर्चा करी हमने। इसके अलावा संविधान सभा की संरचना, संविधान सभा की संरचना कैसे, तो भाई संविधान सभा में बहुत सारी क्या थी, समितियां थी, बहुत सारी उसमें क्या थी, उसमें कार्य करने के लिए समितियां बनाई गई थी। बहुत सारी छोटी छोटी समितियां थी और बहुत सारी बड़ी बड़ी समितियां थी। कि भाई पटेल जी के अंडर में कौन सी समिति थी, नेहरू जी के अंडर में कौन सी समिति थी, मुखर्जी जी के अंडर में कौन सी समिति थी, ठीक है। इनके अंदर क्या हो जाती थी, सब समितियां आ जाती थी, उप समितियां जिनको हम जानते हैं वो भी आ जाती थी इसी के तहत। बात स्पष्ट है यहां तक। तो संविधान सभा की स्थापना हो गई, गठन हो गया, संरचना हो गया, कार्य हो गए। संविधान सभा के कार्य क्या थे सामान्य तौर पर, ठीक है, या उनने किस प्रकार से कार्य किया, तो उनके कार्यों में ही तो ये शामिल है। जैसे आपको मैंने पीछे क्वेश्चन दिखाया, मैंने आपको एक पीछे क्वेश्चन क्या दिखाया कि भाई किस संविधान सभा की बैठक में नेहरू जी द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था, तो वो तो कार्य ही है ना संविधान सभा का, वहीं से तो डायरेक्ट प्रश्न आ रहा है आपका, ठीक है। और यहाँ पे समितियों वाला पोर्शन जो हमने डिस्कस कर लिया, समितियों वाला पोर्शन मैंने आपसे डिस्कस कर लिया, ठीक है।
अब आता है सिलेबस में और आगे कि नागरिकों के मौलिक अधिकार, कर्तव्य एवं राज्य के नीति निर्देशक तत्व। नागरिकों के मौलिक अधिकार, तो मौलिक अधिकारों में आप लेकर 12 आर्टिकल 12 से उठाएंगे, ठीक है, कहां से उठाएंगे, अनुच्छेद 12 से उठाएंगे तो पूरा 35 तक जाएंगे। अनुच्छेद 12 से उठाएंगे तो पूरा 35 तक जाएंगे। अनुच्छेद 36 से उठाएंगे तो पूरा 51 तक जाएंगे। अनुच्छेद 36 से उठाएंगे तो पूरा 51 तक कहां जाएंगे, आप नीति निर्देशक तत्वों के तहत जाएंगे। और उसके बाद अनुच्छेद 51 का आ जाएगा, ठीक है। देखो कितना आपको महत्व है इस चीज का, अनुच्छेद का, इस चीज को समझना बहुत ज्यादा आवश्यक है। जैसे मैं उदाहरण के लिए बात करता हूं कि अनुच्छेद 51 का है। अब अनुच्छेद 51 का में आज की तारीख में क्या दिया हुआ है, आपका मौलिक कर्तव्य दिए हुए हैं। क्या दिया हुआ है, मौलिक कर्तव्य दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, मौलिक कर्तव्य दिया हुआ है। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि यहाँ कितने मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं, अगर मैं आपसे पूछूं कि यहाँ कितने मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं, तो भाई उत्तर निकल के आएगा कि 11 मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं। कितने मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं, 11 मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं। फिर अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई ये जो मौलिक कर्तव्य हैं पहली बार संविधान में कब जोड़े गए, तो ये मौलिक कर्तव्य पहली बार संविधान में कब जोड़े गए भाई, तो 1975 में जोड़े गए, 75-76 के वित्तीय वर्ष में जोड़े गए। किससे जोड़े गए, 42वें संविधान संशोधन से जोड़े गए। कहां से जोड़े गए, 42वें संविधान संशोधन से जोड़े गए। बात स्पष्ट है। अब मैं इसी में से आपको एक और प्रश्न दूं अगर, तो उसमें क्या हो जाएगा, आपको फिर हिचक जाएंगे, उसको हो सकता है आपको याद ना आए वो। जैसे कि भाई इसमें प्रारंभ में क्या था, प्रारंभ में कितनी थी, मात्र 10 ही कर्तव्य शामिल किए गए थे। 42वें संविधान संशोधन से मात्र 10 ही कर्तव्य शामिल किए गए थे। तो भाई 11वां कर्तव्य कब शामिल किया गया, 11वां कर्तव्य कब शामिल किया गया, ठीक है, बात स्पष्ट है। तो 11वां कर्तव्य कब शामिल किया गया, बताइए आप लोग कमेंट सेक्शन में। 11वां कर्तव्य कब शामिल किया गया, 11वां कर्तव्य कब शामिल किया गया, ठीक है, बताइए आप लोग। यहां तक बात स्पष्ट है, ठीक है। इसके बाद क्या है, संविधान के भाग। मैंने आपसे चर्चा करी पीछे संविधान के भागों की। संविधान के भागों के तहत मैंने आपसे चर्चा करी कि भाई टोटल क्या हो जाते हैं, टोटल 25 भाग हो जाते हैं, ठीक है। उसमें से किस भाग में कितनी क्या आर्टिकल दिए हुए हैं। जैसे मैं बात करता हूं कि भाई पहला भाग है, उसमें क्या आ जाता है आपका, अनुच्छेद 1 आ जाता है, अनुच्छेद 2 आ जाता है, ठीक है। पहले जो अनुच्छेद 1 है उसमें क्या दिया हुआ है, जैसे उसमें भारत का नाम दिया हुआ है, भारत किस प्रकार का देश होगा उसकी प्रकृति दी हुई है, राज्यों का संघ होगा, उसमें लिखा हुआ है राज्यों का संघ होगा। आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, आपसे डायरेक्ट प्रश्न आएगा कि भारत राज्यों का संघ है, यह बात कहां लिखी हुई है। और आप वहीं पे क्या हो जाएंगे, समस्या में फंस जाएंगे। क्यों, क्योंकि आपने अनुच्छेद 1 को इस नजरिए से कभी पढ़ा ही नहीं है। बात स्पष्ट है, भारत राज्यों का संघ है, ये कहां लिखा हुआ है, आपने चूंकि उस अनुच्छेद 1 को इस नजरिए से पढ़ा नहीं, तो आपको वो चीज नहीं बनेगी, ठीक है। तो जैसे आपका क्या हो गया, भाग के तहत पहला भाग हो गया। जो दूसरा भाग आपका आता है वो किससे डील करता है, सिटीजनशिप से डील करता है। किससे डील करता है, सिटीजनशिप, नागरिकता से। किससे, नागरिकता से। मैं पूछता हूं, मैं अगर आपसे पूछूं कि भाई सरकार ने क्या किया, नागरिकता संशोधन कानून लेकर के आई थी, वही कानून जिसके कारण क्या हुआ था, दिल्ली में पूरा बवाल हो गया था, बवाल काट दिया था लोगों ने, साल भर बैठे रहे और वो होते रहे, दंगे होते रहे, ठीक है। तो अब अगर मैं आपसे पूछूं कि सरकार जो नागरिकता संशोधन कानून लेकर के आई थी, सरकार जो नागरिकता संशोधन कानून लेकर के आई थी, उस नागरिकता संशोधन कानून के माध्यम से या उस नागरिकता संशोधन कानून को बनाने की शक्ति सरकार को कहां से मिलती है। नागरिकता संशोधन कानून बनाने की शक्ति सरकार को कहां से मिलती है, कहां से मतलब संविधान के किस अनुच्छेद से मिलती है। तो फिर आपको ये पढ़ना पड़ेगा भाई, ठीक है, कि भाई अनुच्छेद 11 के तहत उस पर काम किया जाता है। इसके बाद क्या आ जाते हैं, संविधान के भाग में ही तीसरा भाग आ जाता है, जो आपका किससे डील करता है, मौलिक अधिकारों से डील करता है। किससे डील करता है, मौलिक अधिकारों से डील करता है। तो फिर मौलिक अधिकार पूरा डिटेल में हम पढ़ेंगे अभी। जैसे मैंने पीछे आपको समझा दिया था कि भाई अगर महिला आरक्षण की बात की जाती है तो आपका कहां दिया हुआ है कि अनुच्छेद 16(3) में दिया हुआ है। अगर आपका ईडब्ल्यूएस आरक्षण की बात की जाती है तो वो कहां दिया हुआ है, 16(6) में दिया हुआ है, ठीक है। इस प्रकार से चीजों को हमको पढ़ना है, ठीक है। इस प्रकार से चीजों को हमको क्या करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। अगर मैं आपसे कहूं कि भाई प्रमोशन में आरक्षण की बात चलती है, आजकल क्या है, खूब बवाल कटता है, आजकल क्या है, खूब बवाल कटता है कि भाई प्रमोशन में आरक्षण नहीं मिल रहा है या प्रमोशन में आरक्षण दिया जा रहा है। तो प्रमोशन में आरक्षण की बात संविधान के किस अनुच्छेद में की गई है, प्रमोशन में आरक्षण की बात संविधान के किस अनुच्छेद में की गई है, ठीक है। तो इस प्रकार के प्रश्नों के लिए क्या होना पड़ेगा, हमको तैयार होना पड़ेगा, ठीक है, जो कि हम कल से क्या करेंगे, अपनी इस युद्ध को चालू करेंगे, ठीक है, अपनी इस लड़ाई को चालू करेंगे।
तो ये अनुच्छेदों की चर्चा कर ली मैंने आपसे। इसके बाद आती हैं अनुसूचियां। इसके बाद क्या आती हैं आपकी अनुसूचियां। अनुसूचियां क्या होती हैं? अनुसूचियां क्या होती हैं? तो देखो, अनुसूची सामान्य सा मतलब क्या होता है कि कुछ ऐसी बातें होती हैं संविधान में जिनको अनुच्छेदों में लिखना क्या होता है, कठिन होता है। अनुच्छेदों में लिखना कठिन क्या होता है? क्योंकि उनमें बहुत ज्यादा डिटेलिंग होती है। उनमें क्या होता है, बहुत ज्यादा डिटेलिंग होती है, विस्तार में बहुत होती है, बहुत लंबी चौड़ी बातें होती हैं। तो हम उनको अनुच्छेदों में ना लिख करके कहाँ एक अलग से रख देते हैं, अनुसूचियों में रख देते हैं। जैसे उदाहरण के लिए, राष्ट्रपति की शपथ क्या होगी, प्रधानमंत्री की शपथ क्या होगी, ठीक है। तो इस प्रकार की जो बातें होती हैं हमने कहाँ रख दी, अनुच्छेदों में रख दी, अनुसूचियों के तहत रख दी, ठीक है। अनुसूचियों के तहत उसको कवर कर लिया। तो 12 अनुसूचियां हैं। 12वीं अनुसूची में क्या दिया हुआ है, 11वीं अनुसूची में क्या दिया हुआ है, दल बदल कानून कहाँ किस अनुसूची में रखा गया है, ठीक है। भू सुधार संबंधी कानून किस अनुसूची में रखे गए हैं। तो इस प्रकार की बातें सब अनुसूचियों के तहत आती हैं, जो हम समय के साथ समझेंगे। प्रस्तावना के बारे में मैंने आपसे चर्चा कर ली थी, ठीक है। पीछे मैंने आपसे प्रस्तावना के बारे में विस्तार से चर्चा कर ली, ठीक है। हाँ, गौरव पांडे मैथ है ना, गौरव पांडे, अच्छा मैथ भी, मैथ में ज्यादा इंटरेस्ट लग रहा है आपका, ठीक है। मेरा मैथ में इंटरेस्ट नहीं आता यार, ठीक है। मेरे लिए मैथ क्या है, रॉकेट साइंस है। आप में से हो सकता है किसी के लिए, अच्छा मेरे जैसे विचार भी है क्या किसी के मैथ के बारे में। संतोष शर्मा 86, हाँ बिल्कुल सही है। 86वां संविधान संशोधन 2000, 11वां कर्तव्य, ये बात बिल्कुल सही थी, ठीक है। तो बात मैथ की कर रहे थे। कई बार क्या होता है भाई, अपना क्या है, मैथ वीक हो जाता है और फिर वो हमेशा जीवन जीवन पर्यंत वीक बना रहता है। बस एक चीज में वो सही चलता है, कब कब सही चलता है, मम्मी से पैसे लेने में, ठीक है। वो कब सही चलता है, जब मम्मी पैसे देती हैं, वापस ले रही होती, तब बिल्कुल सही चलता है। बाकी हमेशा वो गलत चल रहा होता है, ठीक है। अपना मैथ है राजा, है ना। तो ये क्या होगा, प्रस्तावना की चर्चा हमने कर ली थी। इसके बाद आते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व। मौलिक अधिकारों की बात हो गई थी अपनी, है ना। राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जैसे मैं बात करता हूं कि अनुच्छेद 36 से लेकर के, अनुच्छेद 36 से लेकर के आपका पूरा कहां दिया हुआ है, पूरा 51 तक क्या दिया हुआ है आपका, राज्य के नीति निर्देशक तत्व दिए हुए हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का सामान्य सा मतलब क्या होता है कि ये राज्य के लिए, राज्य मतलब क्या होता है, देखो अब अगेन कि राज्य की परिभाषा कहां दी हुई है, संविधान में राज्य की परिभाषा कहां दी हुई है, अनुच्छेद 12 में। कहां दी हुई है, अनुच्छेद 12 में। तो ये जो आपका डीपीएसपी होता है या नीति निर्देशक तत्व होते हैं, इसके तहत क्या बात की गई है, इसके तहत यह बात की गई है कि राज्य के लिए या राज्य को क्या करना चाहिए जनता के कल्याण के लिए, जनता के सामाजिक और आर्थिक कल्याण के लिए राज्य को किस प्रकार से काम करना चाहिए और कैसे काम करना चाहिए, इसका निर्देशन किया गया है। निर्देश है ना ये, इसका निर्देशन किया गया है कहां, डीपीएसपी में, कि राज्य कैसे जनता के उत्थान के लिए काम करे, ठीक है। तो जैसे मैं उदाहरण के लिए बात करता हूं कि भाई यहां पे क्या आ जाता है, गांधीयन प्रिंसिपल आ जाते हैं कि भाई गांधी जी ने बोला था कि हमको क्या करना चाहिए, कुटीर उद्योग और ग्राम पंचायत की बात की गई थी। तो जैसे उदाहरण के बाद पंचायती राज व्यवस्था होनी चाहिए, तो पंचायती राज व्यवस्था की बात कहां की गई है, अनुच्छेद 40 में की गई है। और अनुच्छेद 40 को लागू करने के लिए, अनुच्छेद 40 में किसकी बात की गई, पंचायती राज की बात की गई। और अनुच्छेद 40 को लागू करने के लिए सरकार ने क्या किया, अनुच्छेद 40 को लागू करने के लिए सरकार ने क्या किया, एक त्रिस्तरीय स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था लेकर के आई। सरकार ने क्या किया, एक त्रिस्तरीय, 3 स्तरों वाली एक त्रिस्तरीय स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था लेकर के आई, जिसमें क्या होगा, ग्रामीण स्तर पे, जिसमें क्या होगा, ग्रामीण स्तर पे सर्वोच्च सबसे ऊपर क्या होगा, जिला पंचायत होगी। क्या होगी, जिला पंचायत होगी। अभी आपके घर में कोई ताऊ फूफा वगैरह क्या हुए होंगे, चुनाव जीते होंगे कहीं किसी लेवल पर, या तो जिला पंचायत में या जनपद पंचायत में या ग्राम पंचायत में सरपंच वगैरह बने होंगे, क्योंकि अभी चुनाव हुए थे ना अपने यहाँ, है ना। तो इस प्रकार की व्यवस्था लेकर के आई। तो कनेक्टिविटी आप समझ रहे हो कि सरकार ने स्थानीय स्वशासन संबंधी संशोधन क्यों किया, संविधान संशोधन 72-73 क्यों किए गए, ताकि क्या किया जा सके, हाँ ताकि क्या किया जा सके, स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था को लागू किया जा सके। यह बात कहां लिखी गई थी, अनुच्छेद 40 में लिखी गई थी, कहां, डीपीएसपी में। तो कनेक्टिविटी आपको क्या है, इस तरीके से बैठानी है। मैं बैठाऊंगा, मैं आपको सिखाऊंगा, मैं क्या हूं, इसी चीज के लिए हूं। तो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपको चीजों को कनेक्ट करके आगे बढ़ना है, ठीक है। बात स्पष्ट है यहां तक। इसके बाद आता है मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्यों की चर्चा मैंने आपसे कर ली, ठीक है। इसके बाद क्या जाता है, संविधान की विशेषताएं। क्या आता है, संविधान की विशेषताएं। ये एक सामान्य टॉपिक है भाई, लिखित संविधान क्या होता है, अलिखित संविधान क्या होता है, एकात्मक संविधान क्या होता है, संघात्मक संविधान क्या होता है,
ये सब क्या है, सामान्य बातें हैं। इनको हम क्या किसी दिन एक ही क्लास में समझेंगे। क्यों? क्योंकि इनका प्री के पर्सपेक्टिव में महत्व नहीं है, लेकिन प्री के पर्सपेक्टिव से महत्व नहीं है, लेकिन विषय की समझ बढ़ाने के लिए, विषय को एक रूप से समझने के लिए, एकात्मक रूप से समझने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इन चीजों को समझना पड़ेगा। बात स्पष्ट है यहां तक? ठीक है। इसी में सिलेबस डिकोडिंग के अगले चरण में आता है हमारा, जैसे संघीय कार्यपालिका, राष्ट्रपति और संसद। तीन बातें लिखी हुई थी, संघीय कार्यपालिका, राष्ट्रपति और संसद। अब संघीय कार्यपालिका में क्या क्या आता है? तो संघीय कार्यपालिका के तहत क्या बात आ जाती है, आपका पूरा मंत्री परिषद आता है। क्या बात आता है? मंत्री परिषद आता है। जैसे उदाहरण के लिए बात कर लें, जैसे उदाहरण के लिए बात कर लें कि आपसे पूछ लिया गया, आपसे पूछ लिया गया कि भाई मंत्रियों की संख्या कितनी होगी, मंत्रियों की संख्या कितनी होगी, तो आपने बता दिया कि 15% होगी। टोटल संख्या का, टोटल सांसदों की संख्या का 15% होगी। अब मैं आपसे अगला क्वेश्चन करता हूं कि ये जो 15% होगी, ये कहां लिखा हुआ है? संविधान में कहीं तो लिखा होगा ना, तभी तो आप बोल रहे हैं कि 15% होगी। तो भाई संविधान में कहां लिखा हुआ है कि 15% होगी? इस नेचर से आपको समझने की आवश्यकता है, इस नेचर से आपको क्या है, इसको समझने की आवश्यकता है। बात स्पष्ट है? ठीक है, तो ये सब चीजें हम समझेंगे। तो हमारा क्या हो गया, मंत्री परिषद हो गया या मंत्रिमंडल हो गया। ठीक है। विधायिका आ जाती है इसी में, राज्यसभा, लोकसभा। राज्यसभा में सदस्यों की संख्या कितनी होगी, लोकसभा में सदस्यों की संख्या कितनी होगी। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कैसे होगा, लोकसभा के सदस्यों का चुनाव कैसा होगा। ठीक है, ये सब बातें हमको क्या है समझेंगे। प्रमुख संवैधानिक पद क्या होते हैं, प्रमुख संवैधानिक पदों से आपको डायरेक्टली क्वेश्चन आ रहे हैं, प्रमुख संवैधानिक पदों से डायरेक्टली क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, मैं अभी आपको दिखाऊंगा और आप स्वयं भी इस चीज को देखिएगा। कब, किसमें? 2020 के पेपर में और 2021 के पेपर में। 2020 के पेपर में और 2021 के पेपर में कैग से निरंतर प्रश्न आ रहे हैं। कैग से 2 प्रश्न आए हुए थे 2021 में, और 2 प्रश्न आए हुए थे आपके एक प्रश्न आया हुआ था 2019 में। मतलब लगातार उस पैटर्न को क्या किया जा रहा है, फॉलो किया जा रहा है। कैग क्या है? एक संवैधानिक पद है। कैग क्या है? एक संवैधानिक पद है। महान्यायवादी, कौन? महान्यायवादी कहां पे आता है आपका? अनुच्छेद 76 में आता है। ठीक है, वो भी क्या है, एक संवैधानिक पद है। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और बाकी जितने बड़े पद होते हैं वो सब संवैधानिक पद हैं। उनके संबंध में अलग अलग जो अनुच्छेदों में प्रावधान किए गए हैं, वो सब बातें इसके तहत आ जाती हैं। बात स्पष्ट है? इसके अलावा इनकी संरचना क्या होती है, इन सभी संवैधानिक पदों की शक्तियां क्या होती हैं, और इनके संबंध में अनुच्छेद क्या होते हैं। जैसे मैंने आपसे कहा कि भाई अनुच्छेद मंत्रियों की संख्या कितनी होगी, 15% होगी। तो ये जो 15% संख्या होगी, ये संविधान में कहां लिखा हुआ है? तो फिर आप बताएंगे कि बड़े भैया ये संविधान में कहां लिखा हुआ है? अनुच्छेद 75 सब क्लॉज 3 में लिखा हुआ है। ठीक है, तो इस प्रकार से चीजों को हमको क्या करना है, समझते चलना है। बात स्पष्ट है? ठीक है। इसके अलावा क्या आ जाता है आपका, व्यक्तित्व आधारित। व्यक्तित्व आधारित का मतलब क्या होता है कि कई बार आपको डायरेक्टली प्रश्न आते हैं किसी पर्सन से रिलेटेड, कई बार आपको प्रश्न आता है, डायरेक्टली प्रश्न आते हैं किसी पर्सन से रिलेटेड, कि भाई अंबेडकर जी के संबंध में कोई प्रश्न आ गया, या किसी अन्य बड़े जो संविधान सभा थी हमारी, हमारी संविधान सभा में बहुत बड़े बड़े क्या थे, व्यक्तित्व विराजमान होते थे उस समय, और आगे चल करके वो सभी बड़े बड़े पदों में आसीन हुए, तो उनके संबंध में कोई प्रश्न आ गया। ठीक है, आते ही रहते हैं प्रश्न। तो इस प्रकार से चीजें क्या करनी है, हमको समझनी है। इसके बाद अब अगला आता है आपका संवैधानिक संशोधन। संविधान संशोधन में प्रमुख प्रावधान, प्रक्रिया एवं महत्वपूर्ण संविधान संशोधन। जैसे मैं बात करता हूं, जैसे यहां पे लिखा हुआ है प्रक्रिया, भारतीय संविधान में संशोधन कितने प्रकार से हो सकता है। अगर मैं कहूं, ये डायरेक्टली ये प्रश्न समझ लो, ये आपके लिए प्रश्न है, भारतीय संविधान में संशोधन कितने प्रकार से हो सकता है। आपके ऑप्शन है 2, 3, 4, 5। आपके ऑप्शन है 2, 3, 4, 5। भारतीय संविधान में कितने प्रकार से संशोधन हो सकता है? आपके ऑप्शन है 2, 3, 4, 5। ठीक है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, प्रक्रिया को समझना पड़ेगा कि कैसे सामान्य बहुमत से संशोधन होता है और कैसे विशिष्ट बहुमत से संशोधन होता है। और विशिष्ट बहुमत से संशोधन में भी ये देखना पड़ेगा कि कैसे सिर्फ क्या होता है, 66% के साथ संशोधन हो जाता है, और कैसे 66% प्लस कुछ राज्यों की सहायता लगती है। कुछ राज्य मतलब 50% प्लस 1, है ना। संतोष शर्मा बिल्कुल सही, 2 प्रकार से संशोधन होता है। ठीक है, बिल्कुल सही दोस्त, है ना। 2 प्रकार से संशोधन किया जा सकता है। एक को बोलते हैं हम क्या, सामान्य संशोधन। एक को क्या बोलते हैं, सामान्य संशोधन। इस सामान्य संशोधन की प्रक्रिया के तहत क्या होता है,
तो सामान्य संशोधन की प्रक्रिया के तहत सिंपल कुछ नहीं चाहिए होता है, 50% प्लस 1 वोट चाहिए होता है। कितना? 50% प्लस 1 वोट। किसका? संसद के अंदर की ही बात है ये। कहां की? संसद के अंदर की ही बात है। राज्यों का नाम बदलना है, 50% प्लस 1 वोट लगेगा, नाम बदल दो। बात स्पष्ट है? ठीक है। तो इसके अलावा क्या हो जाता है? दूसरा तरीका, एक विशिष्ट बहुमत से। दूसरा तरीका क्या होता है? विशिष्ट बहुमत से। अब ये जो विशिष्ट बहुमत वाली चीज है ना, ये भी क्या होती है? दो तरीके से चलती है। एक तरीका क्या होता है? विशिष्ट बहुमत 66% के साथ पास कर दो। दूसरा तरीका क्या होता है? 66% के साथ साथ हमको क्या चाहिए होगा? 66% के साथ साथ हमको क्या चाहिए होगा? आधे से एक अधिक, आधे से एक अधिक राज्य की सहमति चाहिए होगी। क्या चाहिए होगी? आधे से एक अधिक राज्य की सहमति चाहिए होगी। बात स्पष्ट है? ठीक है। तो हमको क्या करना पड़ेगा? संविधान संशोधन की प्रक्रिया को समझना पड़ेगा, सभी संविधान संशोधनों को समझना पड़ेगा। ठीक है। इसके अलावा आपकी क्या जाती है? न्यायिक व्यवस्था आ जाती है। इसके अलावा क्या आ जाती है? आपकी न्यायिक व्यवस्था आ जाती है। न्यायिक व्यवस्था के तहत पूरी सर्वोच्च न्यायालय, हाई कोर्ट, लोअर कोर्ट, जैसे मैं बात करता हूं कि जिला जज की नियुक्ति किस अनुच्छेद के तहत की जाती है, मैं बात करूं अगर आपसे कि जिला जज की नियुक्ति किस अनुच्छेद के तहत की जाती है, और जिला जज की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, यह आपसे प्रश्न है कि जिला जज की नियुक्ति, डिस्ट्रिक्ट जज की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है और किस अनुच्छेद के तहत की जाती है, यह आपसे प्रश्न है। ठीक है। तो यह सब हम क्या है? न्यायिक प्रक्रिया के तहत समझेंगे कि न्याय व्यवस्था का गठन कैसे होता है, उसके संबंध में आर्टिकल क्या क्या है, उसकी संरचना क्या है, कि भाई वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट की क्षमता क्या रखी गई है और है कितने, है ना, वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट की क्षमता क्या है, कितने उसमें जज हो सकते हैं, अभी कितने क्या है, हाई कोर्ट्स कितने हैं। ठीक है। इस प्रकार से हमको उसको समझना पड़ेगा। संरचना हो गई और शक्तियां हो गई। जैसे पिछली बार क्वेश्चन आया हुआ था प्राथमिक क्षेत्र अधिकार से, अभी मैं दिखाऊंगा आपको क्वेश्चन। पिछली बार क्वेश्चन आया हुआ था प्राइमरी जो आपका वो होता है उनका, है ना, प्राथमिक क्षेत्र अधिकार, उसमें से क्वेश्चन आया हुआ था। तो प्राथमिक क्षेत्र अधिकार का मतलब क्या है, अभिलेख न्यायालय का मतलब क्या होता है, मूल क्षेत्र अधिकार को ही प्राथमिक क्षेत्र अधिकार कहते हैं, तो उसका अपना क्या मतलब होता है, मूल क्षेत्र अधिकार हाईकोर्ट का क्या होता है। ठीक है। तो ये सब बातें हैं, और ये मूल क्षेत्र अधिकार, प्राथमिक क्षेत्र अधिकार और अन्य जो बातें हैं, ये सब कहां की गई हैं। ठीक है। ये सब क्या है? बातें कहां की गई हैं, या किस अनुच्छेद के तहत की गई हैं, कि भाई 124 अनुच्छेद किससे डील करता है, 131 अनुच्छेद किससे डील करता है, 129 अनुच्छेद किससे डील करता है। ठीक है। हम ये सब बातें क्या है अभी आने वाली क्लासेस में कल से समझना चालू करेंगे। तो ये पूरा क्या था? आपका सिलेबस का डिकोडिंग था। अब मैं एक बार आपसे चर्चा कर लेता हूं कि प्रीवियस ईयर में एग्जैक्टली क्या क्वेश्चन आए हुए हैं, जो मैं अभी तक आपको बता रहा था कि क्या क्या क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है। जैसे उदाहरण की बात करें कि आपको 2020 में क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है, 2021 में, सॉरी, है ना, आपको 2021 में क्वेश्चन पूछा गया, भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत प्रस्तावित संघीय प्रणाली क्या थी या किस प्रकार की थी। ऑप्शन दिए गए, अखिल भारतीय संघ था, भारत संघ था, संयुक्त भारत था, या भारतीय परिसंघ था। आपके सिलेबस की जो पहली लाइन है ना, आपके सिलेबस की पहली लाइन से ही ये प्रश्न आया हुआ है। पहली लाइन क्या बोलती थी हमारी? भारतीय संविधान के विकास की बात करती थी, भारतीय संविधान के विकास, ऐतिहासिक विकास की चर्चा करती थी। तो वो बात कहां की गई है? आपकी यहां पे की गई है। ठीक है। तो भारत संघ हो गया। ठीक है। इसके बाद है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत की संविधान सभा की किस बैठक में उद्देश्य प्रस्ताव पास किया था या प्रस्तुत किया था। आपके सिलेबस की दूसरी लाइन क्या दी हुई है? संविधान सभा। आपके सिलेबस में दूसरी लाइन क्या लिखी हुई है? संविधान सभा। मैंने आपको सिलेबस दिखाया पूरा, और वो बात कहां की गई है? संविधान सभा से डायरेक्टली प्रश्न आ रहे हैं आपको। ठीक है। ऐसे ही क्या है आपका, भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत विधायिका का अंतिम निर्वाचन किस वर्ष किया गया था? यह प्रश्न 2020 में आया था। कब आया था? 2020 में आया था। बात स्पष्ट हो गई आपको? ठीक है कि भाई भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत विधायिका का अंतिम निर्वाचन किस वर्ष किया गया था। ठीक है। संविधान सभा के प्रथम मनोनीत उप चेयरमैन कौन थे? संविधान सभा के प्रथम मनोनीत उप चेयरमैन कौन थे? यह संविधान सभा का प्रश्न है। पीछे जवाहरलाल नेहरू वाला संविधान सभा का प्रश्न था। ये आपका पहली लाइन का जो सिलेबस दिया हुआ है, भारत में संविधान की ऐतिहासिक, संवैधानिक विकास की ऐतिहासिकता, उसका प्रश्न हो गया। ठीक है।
तो आपको कैसे प्रश्न आ रहे हैं मैं एग्जैक्टली ये बताने का प्रयास कर रहा हूं। इससे होगा क्या, जब हम पढ़ाई करें चालू करेंगे कल से अपनी, तो हम इसी नजरिए को ध्यान में रखते हुए पढ़ाई करेंगे, क्योंकि पेपर का पैटर्न दरअसल यही रहता है, ठीक है। इसके अलावा जैसे वहां पे मैंने आपको बताया कि संविधान की अनुसूचियां दी हुई हैं, संविधान की अनुसूचियां दी हुई हैं। यहाँ पे क्या आता है कि भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की किस सूची एवं प्रविष्टि का संबंध राज्य के विधानमंडल के निर्वाचन से होता है। मतलब 7वीं अनुसूची, 7वीं अनुसूची याद है आपको, 7वीं अनुसूची में 3 हिस्से होते हैं, 7वीं अनुसूची में 3 हिस्से होते हैं, क्योंकि 7वीं अनुसूची में क्या किया गया है, शक्तियों का बंटवारा किया गया है, विभाजन किया गया है। कौन सी होती है उसमें, संघ सूची होती है, राज्य सूची होती है, और कौन सा हो जाता है आपका, कॉन्करेंट लिस्ट आ जाती है। कौन सी लिस्ट आ जाती है, कॉन्करेंट लिस्ट आ जाती है। तो राज्य सूची के तहत क्या आता है आपका, राज्य का निर्वाचन आता है, तो उसमें भी किसके तहत आता है, किस प्रविष्टि में आता है, ठीक है, किस उसके तहत आ जाता है, सूची में, है ना। ऐसे ही क्या था, संविधान के कौन से भाग में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान शामिल किए गए हैं, संविधान के किस भाग में पंचायती राज संबंधी प्रावधान किया गया है। इस प्रकार के प्रश्न आपको वहां पे देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। ऐसे ही क्या है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कर्तव्य, मैंने जस्ट आपको पीछे करवाया था, ठीक है, मैंने जस्ट पीछे आपको ये बताया कि भाई अनुच्छेद 149 के तहत क्या है, ठीक है, अनुच्छेद 149 के तहत क्या आ जाता है, अनुच्छेद 148 के तहत क्या आ जाता है आपका, ठीक है, अनुच्छेद 148 के तहत, अनुच्छेद 150 के तहत क्या आता है, अनुच्छेद 151 के तहत क्या आता है। ये चारों आर्टिकल डील करते हैं किससे, कैग से। कैग से निरंतर प्रश्न आ रहे हैं, 19 में भी प्रश्न आया, मैंने बताया आपको, ये 19 में आया था, ये प्रश्न कब आया था, 19 में आया था, 20 में भी प्रश्न आया और 21 में भी प्रश्न आया था, 21 में 3 प्रश्न आए कैग से, है ना। तो निरंतर प्रश्न आ रहे हैं, आपको पैटर्न समझने की आवश्यकता है। ऐसे ही क्या हो जाता है आपका कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 51 का के उपबंधों, मैंने आपको बताया मौलिक कर्तव्य, मैंने आपको बताया मौलिक कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य में क्या दिया हुआ है आपका कि अनुच्छेद 51(1) के तहत बातें की गई हैं, पूरा आपको मैंने वो समझाया, ठीक है। तो इसमें क्या है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 51 का के उपबंधों के तहत प्रयुक्त पालन एवं आदर शब्द किससे संबंधित है, पालन और आदर शब्द का प्रयोग किया गया है। अब समझो, इसको समझो इस नजरिए से कि भाई अगर आप क्या करने बैठो, फंडामेंटल ड्यूटी या मौलिक कर्तव्य पढ़ने बैठोगे, तो ज्यादा से ज्यादा आपको आधे घंटे लगने हैं और सब कुछ पढ़ लोगे उसके बारे में, और आधे घंटे में फायदा क्या है, एक क्वेश्चन कवर हो जाता है। बात स्पष्ट है कि कैसे आपको अपना वो तय करना है, रणनीति बनानी है, ठीक है। ऐसे ही क्या है, कैग से, कैग की जो मैं बात कर रहा था कि कैग अपना प्रतिवेदन किसको प्रस्तुत करता है, कैग अपना रिपोर्ट किसको देता है, किसको प्रस्तुत करता है, ठीक है। ऐसे ही प्रश्न आया था कि कैग एवं महालेखा परीक्षक की छुट्टी की मंजूरी या नामंजूर करने की शक्ति किसके पास है। बात स्पष्ट है भाई, कैग के संबंध में ये प्रश्न आ रहे हैं। कैग के संबंध में प्रश्न कब आया, 2021 में आया, 22 नहीं, यहाँ पे 21 है, ठीक है, ये 21 में आया और ये भी 21 में आया, ये भी 22 नहीं 21 है। बात स्पष्ट है कि कैसे आपको कैग से ही लगातार प्रश्न आ रहे हैं, 19 में भी, 20 में भी, 21 में भी, ठीक है। ऐसे ही आपका पंचायती राज संस्थानों को संवैधानिक मान्यता प्रदान करने की अनुशंसा करने वाली समिति का नाम क्या था। भाई ऐसी कौन सी समिति थी जिसने पहली बार बोला था कि जो पंचायती राज व्यवस्था है उसको संवैधानिक दर्जा दिया जाए, ठीक है, इसको संवैधानिक क्या है, दर्जा प्रदान किया जाए, ठीक है। ऐसे क्या है, केंद्र और राज्य के बीच विवादों को तय करने के लिए भारत के सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति किस अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आती है। अभी मैंने आपसे बात करी थी कि भाई सर्वोच्च जो हमारा न्यायिक व्यवस्था उसको पढ़ना रहेगा, न्यायिक व्यवस्था में शक्तियों को पढ़ना होगा। शक्तियों में क्या आता है, शक्तियों में आता है आपका क्षेत्राधिकार, शक्तियों में क्या आता है आपका क्षेत्राधिकार। जैसे मैं बात करता हूं कि ये जो प्रश्न है इसमें क्या आ जाता है आपका मूल क्षेत्राधिकार, इसमें क्या आ जाता है आपका मूल क्षेत्राधिकार, जिसको क्या बोलते हैं हम, प्राथमिक क्षेत्राधिकार भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम, प्राथमिक क्षेत्राधिकार भी बोलते हैं। बात स्पष्ट है। अब आता है, देखो अब आती है असली कहानी, ठीक है, अब आती है असली कहानी। यहां तक की बातें हो गई अपनी, ठीक है। अब हम कल से क्या करेंगे उस पर चर्चा कर लेते हैं एक बार, ठीक है। अब हम कल से क्या चर्चा करने वाले हैं उस पर चर्चा कर लेते हैं, कैसे पढ़ाई करेंगे हम, स्टडी प्लान क्या होगा हमारा और आपका अपना व्यक्तिगत, ठीक है। तो देखो सबसे पहले कल से जो हम चालू करेंगे वो चालू करेंगे भारत का संवैधानिक विकास से। कहां से चालू करेंगे, भारत का संवैधानिक विकास से। लेकिन इसके पहले हम ये समझेंगे संविधान क्या होता है, इसके पहले हम ये समझेंगे संविधान क्या होता है और भारतीय संविधान में प्रारंभिक दौर पर क्या क्या घटनाक्रम हुए। उसके बाद हम चलेंगे उसके ऐतिहासिक विकास पर।
जो कि आपके सिलेबस का पहला पॉइंट है, जो कि आपके सिलेबस का पहला पॉइंट है। जब हम इस पॉइंट को कवर कर लेंगे 2 से 3 क्लास में, तब हम प्रस्तावना की ओर पहुंचेंगे। कहां पहुंचेंगे? प्रस्तावना की ओर आगे बढ़ेंगे, और उसके बाद हम कहां जाएंगे? नागरिकता की ओर बढ़ेंगे, नागरिकता, ठीक है। इसके अलावा लगातार आगे बढ़ते जाएंगे, इसमें मौलिक अधिकार आ जाएंगे आपके, डीपीएसपी, ठीक है, फंडामेंटल राइट हो गए, डीपीएसपी हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद क्या आ जाएगा? आपका फंडामेंटल ड्यूटी आ जाएगी। उसके बाद क्या आ जाएगा? आपका कार्यपालिका आ जाएगी, जिसको हम क्या बोलते हैं? एग्जीक्यूटिव बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम इसको? एग्जीक्यूटिव बोलते हैं। इसके बाद संघीय विधायिका आ जाएगी, जिसको क्या बोलते हैं? लेजिस्लेटिव बोलते हैं, जिसको क्या बोलते हैं? लेजिस्लेटिव बोलते हैं। और इसके बाद हम न्यायपालिका पढ़ेंगे, इसके बाद हम न्यायपालिका पढ़ेंगे, और इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे? आपका संघ राज्य संबंध। ये आपके लिए एग्जाम के पर्सपेक्टिव से महत्व रखता है, प्री के एग्जाम के पर्सपेक्टिव से, ठीक है। तो क्योंकि संघ राज्य संबंध के तहत हम बहुत सारे अनुच्छेदों को कवर करेंगे, आर्टिकल्स को कवर करेंगे, ठीक है। इसके अलावा स्थानीय स्वशासन आ जाता है, और संविधान संशोधन आ जाता है। क्या आ जाता है आपका? स्थानीय स्वशासन और संविधान संशोधन। तो यहां तक की बातें क्या थी? आपकी पॉलिटी की बातें थी। संतोष शर्मा जी, नागरिकता सिलेबस में नहीं है। मैं आपको यही दरअसल समझाने की बात कर रहा था, इतनी देर से मैं आपको यही समझाने की बात कर रहा था कि संविधान आपके सिलेबस में नहीं लिखा हुआ है ऐतिहासिक विकास, संविधान का ऐतिहासिक विकास। आपके सिलेबस में सिर्फ कितना लिखा हुआ है? 1919 का अधिनियम और 1935 का अधिनियम। लेकिन आप पेपर उठा करके देखेंगे तो पता चलेगा कि वो 1947 के एक्ट से भी वो पूछ लेते हैं, क्वेश्चन पूछ लेते हैं। वो क्या करते हैं? 1813 के एक्ट से भी क्वेश्चन पूछते हैं। वो क्या करते हैं? 1833 के एक्ट से भी क्वेश्चन पूछते हैं, डायरेक्टली पूछते हैं कि मैं आपका उसके तहत किस अधिनियम के तहत चाय और चीनी का व्यापार बंद किया गया था, चाय और चीन को छोड़ करके बाकी व्यापार बंद कर दिया गया। इस प्रकार के प्रश्न आते हैं ना आपको। तो सिलेबस में कई सारे पॉइंट मेंशन नहीं किए गए हैं, लेकिन वहां से प्रश्न आते हैं। तभी तो मैं आपको क्या बता रहा हूं? सिलेबस डिकोडिंग कर रहा हूं कि हमको क्या क्या पढ़ना आवश्यक है। आप पुराने पेपर उठा करके देखेंगे तो पता चलेगा कि वाकई में ये चीजें सिलेबस में मेंशन नहीं है, लेकिन वो तो प्रश्न पूछते हैं भाई, क्योंकि उनके को लगता है कि भाई ये तो सब क्या है भाई? पॉलिटी है। बात स्पष्ट है? तो ये क्या था? आपका आज की पॉलिटी की क्लास थी। अब यहां से हम कंटिन्यू करेंगे अपनी कौन सी? यहां से हम कंटिन्यू करेंगे कौन सी? अपनी आपकी यूनिट 10 की वाली क्लास है ना। यूनिट 10 की क्लास को हम यहां से कंटिन्यू करते हैं। तो आप लोग 2 मिनट दीजिए ताकि मैं फाइल ओपन कर सकूं, उसके बाद हम यूनिट 10 की क्लास को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। थैंक यू मतलब चले नहीं जाना है, ठीक है। 2 मिनट का ब्रेक है, उसके बाद वापस को क्लास को चालू करते हैं। नहीं, अतुल जी है ना।